अब हम पढ़ने वाले हैं ओलिगोस्पर्मिया के बारे में। जब स्पर्म का कंसंट्रेशन 15 मिलियन पर ml से कम हो जाता है तो उसको ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं। और ओलिगोस्पर्मिया जो है बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है, जिसमें से अगर 5 मिलियन पर ml से कम हो जाता है तो उसको सीवियर ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं। जबकि अगर माइल्ड की बात करें तो माइल्ड में जो रहता है 10 से 15 मिलियन पर ml होता है, और मॉडरेट में 5 से 10 मिलियन पर ml होता है। तो ओलिगोस्पर्मिया की अगर हम बात करें तो उसके जो कॉजेज हैं, एक होता है प्री टेस्टिकुलर कॉज, जिसको बोलते हैं हाइपोगोनेडोट्रोपिक। तो हाइपोगोनेडो प्री टेस्टिकुलर में तीनों जो पैरामीटर होते हैं एफएसएच, एलएच और टेस्टोस्टेरोन तीनों कम हो जाते हैं। तो इससे जो बेसिकली जो रहता है प्री टेस्टिकुलर, उसमें जो रहता है आइदर पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम रहती है। तो अगर जीएनआरएच की डेफिशिएंसी होती है तो उसको बोलते हैं कलमैन सिंड्रोम। तो कलमैन सिंड्रोम जो रहता है जीएनआरएच की डेफिशिएंसी होती है। दूसरा, पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस में ट्यूमर बन सकता है। फिर जो तीसरा रहता है प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया बोलते हैं। और चौथा रहता है एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज करने की वजह से होता है। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड अगर यूज करते हैं तो प्री टेस्टिकुलर होता है। यूजुअली अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट जो रहता है इसमें हम लोग जो हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है तो यूजुअली एफएसएच एलएच सिक्रीट होता है। तो एफएसएच को एफएसएच से और एलएच को बीटा एससीजी से रिप्लेस करते हैं, क्योंकि सिमिलर रहता है। तो एससीजी प्लस एफएसएच दे सकते हैं। अगर प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है तो ऐसे में हमें डोपामीन देना रहता है, डोपामीन एगोनिस्ट। और जो रहता है हम क्लोमिफेन दे सकते हैं। क्लोमिफेन से जो रहता है अंदर से ही पूरा टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। अगर हम बात करें टेस्टिकुलर, जो दूसरा कॉज होता है टेस्टिकुलर, तो टेस्टिकुलर में होता क्या है कि टेस्टिस सही से काम नहीं करता है, तो टेस्टोस्टेरोन जो रहता है कम रहता है। और वो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कम होता है तो एफएसएच एलएच जो रहता है वो बढ़ जाता है। इसका अगर हम बात करें टेस्टिस में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है वेरिकोसील। वेरिकोसील रहता है। दूसरा जो टेस्टिस है वो क्रिप्टो ऑर्किडिज्म हो सकता है, उसमें होता है। फिर तीसरा टेस्टिस में इन्फेक्शन होता है जिसको बोलते हैं मम्प ऑर्काइटिस। फिर जो चौथा होता है वो रहता है जेनेटिक। जेनेटिक की बात करें तो उसमें जो रहता है आइदर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है या वाई क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशन हो सकता है। तो वाई क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशन जो रहता है बेसिकली उसमें जो डिलीशन होता है वो AZF रीजन में होता है, जबकि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक एक्स्ट्रा एक्स की कॉपी आ जाती है। और फिर कुछ टॉक्सिन्स होते हैं जो कि टेस्टिस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं आइदर कीमो या रेडिएशंस के फॉर्म में। तो ओवरऑल अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो अगर टेस्टिकुलर कॉज है तो उसमें हम लोग वेरिकोसील अगर रहता है तो उसको करेक्ट कर सकते हैं। और यूजुअली जो रहता है इसमें ART जो रहता है ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है इफ इरिवर्सिबल होता है तो। फिर जो अगला कॉज होता है वो होता है पोस्ट टेस्टिकुलर। पोस्ट टेस्टिकुलर में जो रहता है सारे पैरामीटर्स नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल हार्मोन्स, नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस। इसमें जो मेन प्रॉब्लम होती है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम होता है। और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो सकता है बिकॉज ऑफ जो रहता है CFTR जीन म्यूटेशन। CFTR जीन म्यूटेशन की वजह से जो कंजेनाइटल वास होता है वो एब्सेंट हो सकता है। एजाकुलेटरी डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है या इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन की बात करें तो मेनली एपिडिडाइमिस को इन्वॉल्व कर सकता है, जिसकी वजह से ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है। तो इसमें जो ट्रीटमेंट ऑप्शन रहता है यूजुअली हम बात करें तो सर्जिकल करेक्शन करते हैं, या हम जो है एक्सी कर सकते हैं, मेसा कर सकते हैं या पेसा कर सकते हैं। तो ये जो है ट्रीटमेंट ऑप्शन रहता है। फिर जो अगला रहता है वो रहता है इडियोपैथिक। इडियोपैथिक की अगर हम बात करें तो इसमें जो है हार्मोन जो रहता है नॉर्मल रहता है और एनाटॉमी भी नॉर्मल रहती है। सब कुछ नॉर्मल होने के बाद भी स्पर्म का काउंट कम होता है। ये जो मेनली होता है बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से होता है, या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो है वो बढ़ जाए, या DNA फ्रेगमेंटेशन। तो ये जो 3 चीज़ें होती हैं उसकी वजह से इडियोपैथिक जो रहता है ओलिगोस्पर्मिया होता है। और इसका जो मेन ट्रीटमेंट होता है वो रहता है एंटीऑक्सीडेंट। और एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ हमें क्लोमिफेन यूज़ करना रहता है। क्लोमिफेन यूज़ कर सकते हैं और ART थेरेपी यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर तीनों पैरामीटर्स कम हो रहे हैं तो क्या होगा, प्री टेस्टिकुलर। और उसमें मेनली क्या होता है कैलमैन सिंड्रोम। और ये जो रहता है बेसिकली हाइपोगोनेडोट्रोपिक होता है।
फिर अगर सिर्फ टेस्टिकुलर फेलियर हो रहा है, टेस्टिकुलर फेलियर होगा तो उसमें टेस्टोस्टेरोन कम होगा, और टेस्टोस्टेरोन कम होगा तो उसके रिटर्न में जो रहता है फीडबैक इनहिबिशन कम हो जाएगा, तो एफएसएच एलएच बढ़ जाता है। तो ये मोस्ट कॉमनली जो रहता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में मिलता है। फिर अगर हम बात करें इडियोपैथिक का, तो इडियोपैथिक में जो रहता है तीनों जो पैरामीटर होते हैं एफएसएच एलएच वो नॉर्मल होते हैं। फिर अगर अगर कोई पेशेंट है वो अलग से स्टेरॉइड ले रहा है, एक्सोजीनस स्टेरॉइड ले रहा है, तो उसमें टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल होता है क्योंकि वो अलग से टेस्टोस्टेरोन ले रहा है, और एफएसएच एलएच सप्रेस हो जाता है। तो इस ये जो रहता है ड्रग इंड्यूस होता है। फिर अगर हम बात करें किसी को प्रोलैक्टिनोमा होगा, तो प्रोलैक्टिनोमा होगा तो वो भी प्री टेस्टिकुलर कॉज होता है, और उसमें भी एफएसएच एलएच और टेस्टोस्टेरोन तीनों पैरामीटर्स कम होते हैं। इसमें जो बेसिकली जो रहेगा प्रोलैक्टिनीमिया मिलता है। अब बात करते हैं मोस्ट कॉमन करेक्टेबल कॉज की। जो मोस्ट कॉमन करेक्टेबल कॉज होता है वो होता है वेरिकोसील। वेरिकोसील में होता क्या है कि जो वीनस रिफ्लक्स है वो उसकी वजह से टेस्टिकुलर हाइपोक्सिया हो जाता है, टेस्टिस को सप्लाई अच्छे से नहीं मिल पाती है। और दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है तो स्पर्मेटोजेनेसिस कम हो जाती है। और तीसरा जो रहता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, अगर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बढ़ जाते हैं तो डीएनए फ्रैगमेंट होने लगता है। तो तीन जो मेन होते हैं, पहला वीनस रिफ्लक्स से हाइपोक्सिया होता है, दूसरा जो रहता है टेम्परेचर बढ़ जाता है जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस कम होती है, तीसरा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। तो ये जो रहते हैं वेरिकोसील की बात करें तो ये जो रहता है इंडिकेशन होता है सर्जरी का, अगर वो पैल्पेबल होता है और सीमेन पैरामीटर एबनॉर्मल है। तो ये दोनों अगर मिलता है तो ऐसे केस में हम वेरिकोसील का ऑपरेशन करते हैं। और इसमें जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक होता है वो होता है माइक्रो सर्जिकल सब इंग्वाइनल। इसमें जो पहला पैरामीटर इंप्रूव करता है वो होता है यूजुअली मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी जो रहता है यूजुअली 3 मंथ्स बाद दिखने लगता है, फिर धीरे धीरे काउंट भी बढ़ता है, और यूजुअली 1 ईयर में 50% ऑफ द कपल जो रहते हैं एबल टू गेट चाइल्ड। अब बात करते हैं वाई क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशन की। तो वाई क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशन में सबसे पहला होता है AZF, ए फॉर एब्सेंट। तो इसमें जो रहता है जर्म सेल्स एब्सेंट होती है, तो एब्सेंट जर्म सेल्स होता है। और इसमें जो बेसिकली होता है इसको बोलते हैं सर्टोली सेल ओनली, क्योंकि वही बचता है, तो इसमें कोई भी स्पर्म रिट्राइव नहीं कर सकते हैं। फिर AZFB, तो AZFB का मतलब होता है बंद। तो बंद का मतलब क्या होता है अरेस्ट, तो इसमें जो रहता है मैचुरेशन अरेस्ट मिलता है। अब हम बात करें जो तीसरा पैरामीटर्स होता है वो होता है AZFC। तो C का मतलब होता है कम, तो कम का मतलब होता है इसमें जो रहता है हाइपो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, कम स्पर्म जो सेल्स होते हैं वो जर्म सेल्स कम हो जाते हैं। इसमें जो रहता है स्पर्म रिट्रीवल के चांसेस सबसे ज़्यादा होता है। फिर कुछ अलग फैक्टर्स होते हैं जैसे कि डैज़जीन। तो डैज़जीन जो रहता है वो इम्पॉर्टेंट होता है फॉर आरएनए रेगुलेशन। तो आरएनए जो जर्म सेल का आरएनए होता है उसको डैज़जीन रेगुलेट करता है। अगर हम बात करें कोई अगर वाई क्रोमोसोम माइक्रोडिलीशन है और उसमें जो रहता है अगर हमने एक्सी किया तो वो जितने भी मेल ऑफ स्प्रिंग होंगे उसको ट्रांसमिट हो जाता है, तो इसलिए जेनेटिक काउंसलिंग जो रहता है एसेंशियल होता है। अगर हम बात करें टेस्टिकुलर बायोप्सी का, तो अगर स्पर्मेटोजेनेसिस नॉर्मल है, स्पर्मेटोजेनेसिस नॉर्मल है, और तो इसका मतलब क्या है बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन से की वजह से है, और ऐसे केसेस में जो रहता है प्रोग्नोसिस बहुत ही एक्सीलेंट रहता है। फिर दूसरा है अगर हाइपोस्पर्मेटोजेनेसिस मिल रहा है, हाइपोस्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है कि सेल्स जो है वो कम हो गई हैं, तो इसमें भी प्रोग्नोसिस गुड होता है। फिर जो तीसरा है बायोप्सी में हमें मैचुरेशन अरेस्ट मिल सकता है, इसमें जो रहता है आइदर अर्ली या लेट स्टेज पर जो रहता है स्पर्म्स जो रहते हैं वो स्पर्मेटोसाइट्स स्टॉप हो जाती हैं, इसमें प्रोग्नोसिस काफ़ी पुअर होता है। फिर जो फाइनल होता है वो होता है सर्टोली सेल ओनली। सर्टोली सेल ओनली में कोई भी जर्म सेल्स नहीं होता है और इसमें प्रोग्नोसिस एकदम नील होती है। तो अगर इम्पोर्टेंट की बात करें तो जो मेन इन्वेस्टिगेशन होता है वो होता है सीमेन एनालिसिस। सीमेन एनालिसिस अगर हम बात करें तो सीमेन एनालिसिस जो रहता है उसमें हम लोग 2 सैंपल लेते हैं, और यूजुअली जो रहता है हर जो सैंपल लेते हैं उसमें ऑलमोस्ट 3 डेज से लेकर के 1 वीक तक का एब्सटिनेंस जरूरी होता है। फिर जो दूसरा रहता है हम लोग सीमेन का पीएच चेक करते हैं। सीमेन का पीएच जो है 7 से अगर कम है और उसमें कोई भी फ्रक्टोज नहीं है तो ये डिनोट करता है एजाकुलेटरी डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन का, क्योंकि जो रहता है सेमाइनल वेसाइकल्स का सिक्रीशन जो है सीमेन में नहीं पहुंच पा रहा है। फिर अगर एफएसएच ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स डैमेज है और ऐसे में प्रोग्नोसिस बहुत पुअर होती है। फिर अगर हम स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड कराएंगे
तो स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड में हमें वेरिकोसील मिल सकता है और टेस्टिकुलर वॉल्यूम के बारे में भी पता चल सकता है। फिर जो अगला इन्वेस्टिगेशन है होता है वो होता है जेनेटिक टेस्टिंग। जेनेटिक टेस्टिंग में हम लोग बेसिकली जो रहता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के लिए कैरियोटाइपिंग कराते हैं और हमें वाई क्रोमोसोम माइक्रोडिलीशन के बारे में भी पता चलता है और CFTR जीन म्यूटेशन के बारे में भी पता चलता है। फिर जो छठा इन्वेस्टिगेशन होता है लैब वो रहता है DNA फ्रेगमेंटेशन टेस्ट। तो DNA फ्रेगमेंटेशन जानने के लिए कितना DNA टूटा है उसके लिए हम लोग सेक्सा टेस्ट करा सकते हैं, SCSA स्पर्म क्रोमेटिन ऐसे जो रहता है। दूसरा कॉमेट ऐसे करा सकते हैं और तीसरा टनल टेस्ट करा सकते हैं। तो इसको हम लोग याद कर सकते हैं। फिर स्पर्म फंक्शन के बारे में हम लोग कैसे जान सकते हैं? तो बेसिकली स्पर्म फंक्शन जानने के लिए 4 टेस्ट होते हैं। पहला होता है स्पर्म का मेम्ब्रेन चेक करना। तो स्पर्म का मेम्ब्रेन चेक करने के लिए हम लोग जो रहता है होस्ट टेस्ट करते हैं, उसमें जो रहता है पानी को घुसते हुए देखते हैं। तो होस्ट टेस्ट होता है हाइपोऑस्मोटिक स्वेलिंग। तो होस्ट टेस्ट इससे जो रहता है स्पर्म की वायबिलिटी पता चलती है, मेम्ब्रेन जो है इंटीग्री है सही कि नहीं है। फिर दूसरा जो रहता है हम चेक करते हैं जोना बाइंडिंग एबिलिटी। जोना बाइंडिंग एबिलिटी जो रहता है वो स्पर्म की फर्टिलिटी पोटेंशियल बताता है कि स्पर्म जो है कितना पोटेंशियल है किसी फर्टिलाइज करने में। तो ये जो बेसिकली इसको जो टेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं एक्रोसोम रिएक्शन टेस्ट। तो एक्रोसोम रिएक्शन टेस्ट रहता है। जो तीसरा टेस्ट होता है उसमें हम स्पर्म के अगेंस्ट एंटीबॉडीज टेस्ट करते हैं, एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज टेस्ट। तो इसमें स्पर्म को हम जो रहता है लड़ाते हैं, मारी टेस्ट करते हैं या IBT टेस्ट करते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन बीड टेस्ट या मार टेस्ट होता है। तो मारी टेस्ट हो गया। फिर उसके बाद हम जो है इससे जो है पता करते हैं इम्यून इनफर्टिलिटी के बारे में, अगर कोई इम्यून कॉज है। फिर फाइनली हम DNA डैमेज चेक करते हैं। DNA डैमेज चेक करने के लिए हमें DNA फ्रेगमेंटेशन चेक करना पड़ता है और उसके लिए हम लोग हैं सेक्सा टेस्ट या टनल टेस्ट करते हैं। तो इसका जो मेन यूज होता है हम ART से पहले करते हैं या कोई बार बार जिसमें IVF रिकरेंट IVF लॉस हो रहा है तो उसमें करते हैं। अब बात करें मेडिकल थेरेपी की, तो जो हम सबसे पहला थेरेपी होता है वो होता है क्लोमिफेन सिट्रेट या टैमोक्सिफेन। जो क्लोमिफेन सिट्रेट या टैमोक्सिफेन होता है ये एस्ट्रोजन जो रहता है फीडबैक को ब्लॉक कर देते हैं। तो फीडबैक जब ब्लॉक हो जाता है तो FSH LH बढ़ जाता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो क्लोमिफेन या टैमोक्सिफेन जो रहता है FSH LH को बढ़ाते हैं। FSH LH को बढ़ाते हैं तो ये इसका यूज किसमें होता है? इडियोपैथिक ओलिगोस्पर्मिया में यूज कर सकते हैं। फिर जो दूसरा रहता है एरोमेटेज इनहिबिटर्स। एरोमेटेज इनहिबिटर्स जो रहता है पेरिफेरल कन्वर्जन को कम करते हैं, तो जिससे एस्ट्रोजन कम हो जाता है, एस्ट्रोडायोल और टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन रेशियो इंप्रूव कर जाता है। इसका ज़्यादा यूज़ हम लोग ओबीज पेशेंट में करते हैं या जिसमें हाई एस्ट्रोडायोल है, एस्ट्रोडायल को बोलते हैं E2। फिर तीसरा जो रहता है थेरेपी हम लोग SCG के साथ FSH दे सकते हैं। जो SCG होता है वो बेसिकली लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट करता है और जो रहता है FSH सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करता है। तो इसका जो मेन यूज होता है वो हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म में यूज करते हैं। फिर जो अगला जो ड्रग है वो है डोपामीन एगोनिस्ट। डोपामीन एगोनिस्ट तब यूज करते हैं जब प्रोलैक्टिन का लेवल बहुत ज़्यादा हो। तो ये क्या करता है प्रोलैक्टिन के लेवल को कम कर देता है जिससे कि GnRH बढ़ जाता है। तो इसका जो मेन इंडिकेशन है वो हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया के केस में होता है। फिर कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो ओलिगोस्पर्मिया में यूज़ कर सकते हैं। उसमें जो एंटीऑक्सीडेंट होता है बेसिकली हम कार्निटीन यूज़ करते हैं, कोएंजाइम Q10, विटामिन C, विटामिन E या जिंक यूज़ करते हैं। तो ये क्या करता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को कम कर देता है। तो ये बेसिकली इडियोपैथिक या वेरिकोसील रिलेटेड जो रहता है उसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर अब बात करें असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक की, तो सबसे पहला जो टेक्निक होता है वो होता है IUI। तो अगर ओलिगोस्पर्मिया के केस में अगर स्पर्म काउंट 5 मिलियन से ज़्यादा है, 5 मिलियन पर ml से ज़्यादा है और स्पर्म जो है मोटाइल है, तो ऐसे केस में हम लोग IUI ट्राई कर सकते हैं। तो IUI के लिए जो रहता है एटलीस्ट 5 मिलियन से ज़्यादा स्पर्म होने चाहिए। फिर IVF है, IVF भी हम लोग अगर माइल्ड से मॉडरेट ओलिगोस्पर्मिया है तो उस केस में IVF भी यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा जो रहता है इक्सिक जो रहता है हम लोग बेसिकली सीवियर ओलिगोस्पर्मिया के लिए रिजर्व रखते हैं। तो ये सीवियर ओलिगोस्पर्मिया या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव ओलिगोस्पर्मिया में यूज करते हैं, जहाँ पे IUI और IVF के लिए स्पर्म मिली इजैकुलेट से निकलता है। इक्सिक के लिए हमें टी से करना पड़ता है और इजैकुलेट से बहुत कम चांस रहता है मिलने का। तो जो अगर हम बात करें स्पर्म रिट्रीवल टेक्निक की, तो उसमें सबसे पहला आता है टी से या माइक्रो टी से। ये बेसिकली अगर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जो स्पर्मिया होता है तो डायरेक्टली हम टेस्टिस से या निकालते हैं स्पर्म
जिसको बोलते हैं टेसे या माइक्रो टेसे, और अगर ऑब्स्ट्रक्टिव जो स्पर्मिया है जैसे कि कंजेनाइटल बायलेटरल एब्सेंस या ऑब्स्ट्रक्शन, तो इसमें हम एपिडिडाइमिस से स्पर्म निकालते हैं, इसको बोलते हैं मेसा या पेसा। तो ये रहता है। फिर अब बात करते हैं सीमेन प्रिपरेशन की। तो सीमेन को प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो उसमें बेसिकली जो रहता है पहला जो मेथड होता है स्विम अप। तो स्पर्म को लेकर के हम स्विम अप कराते हैं, और इस जो रहता है ये बेसिकली नॉर्मल या माइल्ड ओलिगोस्पर्मिया, तो उस केस में यूज करते हैं। इसमें जो रहता है स्पर्म को डिफरेंशिएट करते हैं बेस्ड ऑन द मोटेलिटी। जो ज़्यादा मोटाइल स्पर्म होगा वो तेजी से भागेगा और उसको सेलेक्ट कर लेते हैं फॉर आईवीएफ या इक्सी। फिर अगला जो रहता है वो रहता है टेक्निक डेंसिटी ग्रेडियंट। तो अगर जो स्पर्म अच्छा होगा उसमें जो रहता है डीएनए मटेरियल ज़्यादा होगा, उसकी मोटेलिटी भी अच्छी होगी, तो वो भारी होगा। तो ऐसे केस में वो जो रहता है सेटल हो जाता है बॉटम पे। तो जो बॉटम पे सेटल हो जाएगा स्पर्म, उसको हम कलेक्ट कर लेंगे। ये जो टेक्निक होता है ये सीवियर ओलिगोस्पर्मिया के केस में यूज़ करते हैं। फिर जो अगला टेक्निक है वो होता है माइक्रोफ्लूडिक्स। माइक्रोफ्लूडिक्स में क्या होता है कि हम लोग जो रहता है पेट्री डिश में जो रहता है स्पेशल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, और उससे क्या होता है वो सेम इन्वायरमेंट जैसा वेजाइना में होता है वैसा वहाँ पे क्रिएट करते हैं, और वहाँ पे हम डीएनए इंटीग्रिटी चेक करते हैं बेसिकली। तो ये जो टेक्निक होता है ये अगर किसी का बहुत ज़्यादा डीएनए डैमेज है उस केस में यूज़ कर सकते हैं, और इक्सी के लिए स्पर्म रिट्राइव कर सकते हैं। तो जो मेन 3 मेथड हो गए स्पर्म प्रिपरेशन के, स्विम अप टेक्निक हो गया, डेंसिटी ग्रेडियंट और माइक्रोफ्लूडिक्स। फिर अब बात करते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन का। तो स्पर्म जो रहता है रिट्राइव जो किया है उसको हमें प्रिजर्व करना रहता है, और उसको जब प्रिजर्व करते हैं तो हम लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व करते हैं एट द टेम्परेचर ऑफ -196 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, इतने पे प्रिजर्व करते हैं। तो उस समय प्रिजर्व करते समय जो स्पर्म को एक चीज़ होता है जो प्रोटेक्ट करता है वो होता है ग्लिसरॉल, इसलिए उसको बोलते हैं क्रायो प्रोटेक्टेंट। तो स्पर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लिसरॉल यूज़ करते हैं क्रायो प्रोटेक्टेंट। फिर जब हम स्पर्म को थॉ करते हैं मतलब ठंडा करते हैं, जैसे फ्रीजर से हम जो रहता है सफल मटर यूज़ करते हैं, उसको जब बाहर निकालते हैं नॉर्मल हो जाता है, वैसे ही स्पर्म को जब निकालते हैं तो उसमें जो रहता है 50% जो रहता है मोटेलिटी रिकवरी हो जाती है। तो जो क्रायो प्रिजर्वेशन का इंडिकेशन कब होता है, इन केस ऑफ अगर कोई पेशेंट कीमो या रेडियोथेरेपी लेने वाला है तब हम लेते हैं। दूसरा, अगर कोई वेसेक्टमी करा रहा है या टेस्टिकुलर सर्जरी करा रहा है और स्पर्म बैंकिंग में अपना स्पर्म प्रिजर्व करना चाहता है तो ऐसे केस में यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा, सीवियर ओलिगोस्पर्मिया है किसी को और उसके हमने मल्टीपल सैंपल्स लिए और फ्यूचर में आईवीएफ कराना है तो बहुत चांसेस होता है फेलियर के, तो ऐसे केस में जो रिमेनिंग स्पर्म है हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। अब बात करें कि फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन कब रिकमेंडेड होता है। अगर हम बात करें फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन जो होता है, हम स्पर्म क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं यूजुअली इन केस ऑफ कीमो या रेडिएशन थेरेपी। उसके शुरू करने से पहले हम जो रहता है स्पर्म क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं। दूसरा, अगर जो रहता है अल्काइलेटिंग एजेंट है यूज़ करने वाले हैं तो वो जो रहता है हाईली गोनेडोटॉक्सिक होता है, तो ऐसे केस में हमें स्पर्म बैंकिंग या प्रिजर्व करना रहता है। और तीसरा, पहले भी कोई सर्जरी करें बिफोर ऑपरेशन तो उसके पहले भी हम लोग टेसे या स्पर्म फ्रीज कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस के जीन्स के बारे में, तो जो स्पर्मेटोजेनेटिक जीन्स होते हैं उसमें बेसिकली हमने पढ़ा अजोस्पर्मिया फैक्टर ए, बी और सी 3 होते हैं। तो उसमें जो आता है डैज जीन आता है, यूएसपी 9Y होता है, आरबी एमवाई 1 होता है। तो यूएसपी 9Y ए से एसोसिएटेड है, आरबी एमवाई 1 बी से एसोसिएटेड है, डैज सी से एसोसिएटेड है। फिर जो रहता है एक म्यूटेशन होता है जो बोलते हैं जिसको कैट्स पर म्यूटेशन। कैट्स पर म्यूटेशन जो रहता है अगर होता है तो उसके जैसे बिल्ली के पैर कट जाते हैं वैसे ही स्पर्म के पैर कट जाते हैं, मोटिलिटी लॉस हो जाती है। ये बेसिकली इसमें क्या होता है कैल्शियम चैनल डिफेक्टिव होता है, इसको बोलते हैं कैट्स पर म्यूटेशन। फिर जो अगला रहता है वो होता है एपिजेनेटिक डीएनए हाइपोमिथाइलेशन। एपिजेनेटिक डीएनए हाइपोमिथाइलेशन बेसिकली ये जीन साइलेंसिंग डिफेक्ट होता है। फिर अगर हम बात करें अगला तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिलीशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए चला जाता है तो अस्थीनो जो स्पर्मिया हो जाता है, स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाती है। तो अब हम रिसेंट कॉन्सेप्ट की बात करें तो उसमें आता है सबसे पहले माइक्रोफ्लूडिक सॉर्टिंग। माइक्रोफ्लूडिक सॉर्टिंग जो रहता है बेसिकली हम इसका यूज़ इक्सी में करते हैं। इसमें जो रहता है हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा स्पर्म मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली दोनों तरीके से इंटैक्ट है, अच्छा है। तो उसके लिए हम लोग माइक्रोफ्लूडिक सॉर्टिंग करते हैं। इसमें बेसिकली आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ पे हम लोग स्पर्म को रिट्रीव कर सकते हैं। फिर जो दूसरा रहता है स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्टिंग। इस ये जो रहता है स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्टिंग ये एआरटी सक्सेस प्रेडिक्ट करता है। अगला जो रहता है स्पर्म
जर्म सेल रीजनरेशन, ये एक्सपेरिमेंटल है। इसमें जो स्टेम सेल बेस्ड स्पर्मेटोजेनेसिस को रीजनरेट करने की कोशिश करते हैं। फिर जो अगला है वो टिश्यू इंजीनियरिंग पे बेस्ड है। इसमें हम लोग जो रहता है टेस्टिस को बनाने की कोशिश करते हैं। इसको बोलते हैं टेस्टिकुलर ऑर्गेनाइड मॉडल्स। तो टेस्टिकुलर ऑर्गेनाइड मॉडल्स जो रहता है इसका बेसिकली हम लोग इन विट्रो टेस्टिस बनाने की कोशिश करते हैं। फिर जो अगला रहता है वो होता है प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग। तो हम क्या करते हैं, जो एम्ब्रियो है उसको ट्रांसप्लांट करने से पहले ही किसी भी तरीके का एनिप्लॉइडी डिटेक्ट करने के लिए स्क्रीन कर लेते हैं। एनिप्लॉइडी का मतलब होता है कोई क्रोमोसोमल लॉस या गेन, उसको एनिप्लॉइडी होता है। और ये बेसिकली ये कॉमनली यूज होता है इन केस जो रहता है रूटीन जेनेटिक, अगर कॉज हमें पता है जेनेटिक हिस्ट्री है तो उसमें ये रूटीन यूज होता है। फिर अगर हम बात करें वाई माइक्रोसोमल डिलीशन, कुछ एथिकल चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहला होता है वाई माइक्रो डिलीशन। तो वाई माइक्रो डिलीशन की खास बात ये होती है कि अगर एक सी अगर हमने किया तो ये सारे के सारे मेल ऑफस्प्रिंग को ट्रांसमिट होता है। फिर जो दूसरा होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट केस होता है वो होता है क्लाइनफेल्टर मोजाइक केस। क्लाइनफेल्टर मोजाइक केस जो रहते हैं उसमें भी जेनेटिक काउंसलिंग मैंडेटरी होता है, क्योंकि उसमें जो स्पर्म रिट्रीव करते हैं तो हाई चांसेस रहता है कि जो बच्चा होगा वो इनफर्टाइल होगा। फिर जो तीसरा है, हमें जो रहता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना चाहिए। इन्फॉर्म्ड कंसेंट रिगार्डिंग एआरटी जेनेटिक टेस्टिंग और क्रायो स्टोरेज कि हम आपका स्पर्म प्रिजर्व करेंगे, सबके लिए कंसेंट जरूरी है। और अगर कोई भी गोनेडोटॉक्सिक थेरेपी शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन जो रहता है हमें डिस्कस करना चाहिए। तो अगर हम बात करें कि अगर तीनों चीज़ कम हो रहा है तो क्या होगा, हाइपोगोनेडोट्रोपिक या प्री टेस्टिकुलर। अगर सिर्फ टेस्टोस्टेरोन कम है बाकी एफएसएच बढ़ा है तो वो टेस्टिकुलर। अगर नॉर्मल रहता है सारे पैरामीटर तो वो यूजुअली ऑब्स्ट्रक्शन होता है, इसमें प्रॉब्लम काउंट की रहती है जो लो रहता है। फिर अगर वॉल्यूम कम है तो इसमें दो सिनेरियो हो सकते हैं। पहला कि हम पीएच देखेंगे, पीएच नॉर्मल है, फ्रक्टोज नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है तो ये रिट्रोग्रेड एजैकुलेशन हो रहा है। बट अगर फ्रक्टोज नहीं है तो इसका मतलब क्या है, एजैकुलेटरी डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। फिर अगर एस्ट्रोडायोल जो है ज़्यादा हो गया है तो इसका मतलब एरोमेटेज ज़्यादा है और ये बेसिकली मोटापे की वजह से होता है या कोई लिवर डिजीज़ है, तो ऐसे केस में होता है। तो यूजुअली अगर हम बात करें तो क्या होता है कि हमें सबसे पहले सीमेन एनालिसिस कराना होता है जिसमें 2 सैंपल भेजने होते हैं। फिर सेकंड नंबर पे हार्मोनल प्रोफाइल जिसमें हम लोग एफएसएच एलएच टेस्टोस्टेरोन और साथ में प्रोलैक्टिन और एस्ट्राडायोल करा सकते हैं। फिर जो अगला रहता है स्क्रूटल अल्ट्रासाउंड, उसमें हम लोग वेरिकोसील और टेस्टिकुलर वॉल्यूम पता कर सकते हैं। फिर जेनेटिक टेस्टिंग जो रहता है उसमें कैरोटाइप, वाई डिलीशन और सीएफटीआर के बारे में जान सकते हैं। उसके बाद फिर हमारा जो रहता है मैनेजमेंट स्टार्ट होता है आइदर मेडिकल और सर्जिकल। अगर मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है तो फिर हम एआरटी के लिए प्रोसीड करते हैं। उसमें सबसे पहले आईयूआई का ऑप्शन रखते हैं बेस्ड ऑन द स्पर्म काउंट। अगर बहुत सीवियर है, जैसे सीवियरिटी बढ़ती जाती है तो आईयूआई की जगह आईवीएफ की जगह ईसीसी करते हैं और फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन काउंसलिंग भी करते हैं। तो अगर हम बात करें ओलिगोस्पर्मिया, तो ओलिगोस्पर्मिया जो रहता है बेसिकली डिसरप्टेड स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक सिम्टम है। तो इसलिए हमें जो मेन होता है हमें करेक्टेबल कॉज को आइडेंटिफाई करना चाहिए और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को मिनिमाइज करना चाहिए और एआरटी थेरेपी प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये होता है ओलिगोस्पर्मिया।